नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। जूट बीज के व्यावसायिक वितरण योजना का केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने किया उद्घाटन। जूट के उत्पादन में 15% की होगी बढ़ोतरी। सरकार की इस पहल से 5 लाख किसानों को होगा फायदा। महाराष्ट्र के नवापुर में एक बार फिर से बर्ड फ्लू को लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ी। एहतियात के तौर पर महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से एक्सपर्ट की टीम नवापुर पे पहुंची। रोकथाम के लिए प्रशासन सक्रिय। धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद की तुलना में 15.71% की हुई वृद्धि। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा। अब तक की गई 639.74 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी। खरीफ विपणन सत्र के लिए देश भर में खरीदी सुचारू रूप से जारी। बीज और पौधरोपण सामग्री पर उप मिशन योजना के तहत किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन और आपूर्ति पर सरकार का जोर। सरकार ने की ग्रामीण स्तर पर 500 MT क्षमता वाली 517 बीज प्रसंस्करण सह भंडारण गोदाम इकाइयों की स्थापना। इस योजना के तहत देश के किसानों को दी गई है सहायता। और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने चावल की खेप की दिखाई हरी झंडी। सरकार की इस पहल से भारत की चावल निर्यात क्षमता को मिला बड़ा प्रोत्साहन। भारत से चावल की मांग में चालू वित्त वर्ष 2020-21 में दिखी बढ़ोतरी। दुनिया में चावल निर्यात के लिए भारत है सबसे आगे। और खबरें विस्तार से। केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रमाणित जूट बीज की बिक्री का आज शुभारंभ किया। अपने संबोधन में वस्त्र मंत्री ने कहा कि इस योजना से देश के 5 लाख जूट किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि 2014-15 में जूट की MSP 2,400 रुपए थी, जो 2020-21 में बढ़कर 4,225 रुपए हो गई। अगस्त 2020 में जो सिलसिला शुरू हुआ था 60 मेट्रिक टन सीड्स का, वो बढ़कर अगस्त 2020 में संकल्प नया स्थापित हुआ 10,000 क्विंटल हाई यील्ड वेराइटी सर्टिफाइड सीड्स का। आज ये कहते हुए मैं अभिभूत हूं कि आपके इन प्रयासों की वजह से देश के 5 लाख जूट किसानों को फायदा होगा। साल 2014-15 में जूट में MSP 2,400 रुपए था, जो बढ़ के साल 2020-21 में 4,225 रुपए हुआ। और सरकार की इस पहल पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बात करने के लिए हमारे संवाददाता है निशांत सौरभ। निशांत, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि इस योजना से किसानों को कितना लाभ होगा। क्या उनकी जो आमदनी है, जो सरकार का एक लक्ष्य भी है कि 2022 तक आमदनी को दोगुना करना है, उसमें कहीं ना कहीं मदद मिलेगी? और जूट के नकली बीजों के कारोबार पर नकेल कसने के लिए नकली बीजों के कारोबार, निशांत, एक बार मैं अपने संवाददाता से फिर संपर्क करना चाहूंगा। निशांत, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि सरकार ने जो योजना लॉन्च की है, इससे किसानों की आमदनी कितनी बढ़ पाएगी, क्योंकि एक लक्ष्य भी निर्धारित है कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करना है। जी बिल्कुल संतोष, आपने सही कहा कि सरकार का जो लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करना है और जूट किसानों की भी आमदनी बढ़ाने का प्रयास है। और इसी के तहत जो प्रमाणित जूट बीज की बिक्री का शुभारंभ आज किया गया है। और जहां तक आमदनी बढ़ाने की बात करें तो ये जो प्रमाणित जूट बीज का अगर उपयोग करेंगे तो इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में निश्चित तौर पर मदद मिलेगी। अगर किसान नकली या फिर खराब बीज की बजाय प्रमाणित बीज का उपयोग करेंगे तो उनकी उत्पादकता बढ़ेगी, करीब 30% उत्पादकता बढ़ सकती है। और जहां तक आमदनी की बात करें तो प्रति हेक्टेयर किसानों की आमदनी 10,000 रुपये बढ़ सकती है। मतलब अभी जो उनकी आमदनी हो रही है प्रति हेक्टेयर, उससे 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हो सकती है। तो निश्चित तौर पर जो सरकार की एक कोशिश है कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करनी है, तो उसमें ये एक काफी अहम पड़ाव साबित होगा। और वैसे भी आपको पता है संतोष की अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में जूट उद्योग का काफी एक महत्वपूर्ण स्थान है। और तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि 97 देशों ने भारत से जूट और जूट से जुड़े उत्पादों का आयात किया है या फिर करते हैं। तो ऐसे में जो जूट पे निर्भर किसान हैं
अगर उनकी आमदनी बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर जो हमारी अर्थव्यवस्था को उसका उसमें फायदा कहीं ना होगा। कहीं सुधार होगा। निशांत, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जूट उत्पादन में भारत विश्व में नंबर 1 पर है, अग्रणी है, लेकिन एक समस्या बहुत पहले से रही है कि जो नकली बीज हैं उसकी वजह से किसान काफी परेशान होते थे। तो क्या अब अंकुश लगेगा, क्या इसमें कमी आएगी? जी बिल्कुल, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि नकली या खराब बीज खरीदने से ही उत्पादकता कम होती है, और यही वजह है कि बांग्लादेश से हम रॉ जूट है उसका आयात करते हैं, क्योंकि वहाँ के बीज की जो जूट की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी मानी जाती है। तो ऐसे में अगर हम भारत में ही अच्छी गुणवत्ता वाले जूट बीज का प्रयोग करेंगे तो उससे जो उत्पाद जो पैदा होंगे वो भी उनकी भी गुणवत्ता अच्छी होगी, तो निश्चित तौर पर उससे जो देश में जो जूट से प्रोडक्ट्स बनते हैं वो अच्छे प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये योजना जो है वो गुणवत्ता वाली जो जूट का उत्पादन है उसमें उस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। और वैसे भी सरकार ने कई अन्य अहम जो कदम उठाए, जिसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि सरकार ने हाल ही में जूट बैग में पैकेजिंग को भी मैंडेटरी किया है, अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि अब जो 100% फूड ग्रेन और 20% चीनी की जो पैकेजिंग होगी वो जूट बैग में अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है। तो ऐसे में जो 4 लाख श्रमिक हैं और जो उनसे जुड़े करीब 40 लाख जो फैमिलीज हैं उनको भी इससे मदद मिलेगी। तो जूट बैग की जो पैकेजिंग अनिवार्य करने का जो निर्णय लिया गया है सरकार की तरफ से, वो भी जो जूट किसानों की आमदनी बढ़ाने में निश्चित तौर पर मदद करेगी। निशांत, एक चीज और मैं समझना चाहता हूं कि क्या अगर जूट पैकेजिंग को और बढ़ावा दिया जा रहा है तो क्या इससे जो पॉलीथीन है इस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा और जो पर्यावरण को भी काफी राहत पहुंचेगी, क्योंकि जूट जो है वो पर्यावरण हितैषी भी है? जी बिल्कुल, क्योंकि आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का प्लास्टिक का उपयोग, नो प्लास्टिक पे ज्यादा जोर है, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने पर जोर है। तो ऐसे में जो जूट पैकेजिंग को अगर अनिवार्य किया जाएगा तो निश्चित तौर पर जूट की डिमांड बढ़ेगी, और जूट की जब डिमांड बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर इससे जो जुड़े किसान हैं या जो श्रमिक है जो जूट के पैकेट्स बनाते हैं उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी, और निश्चित तौर पर इसका योगदान इन सभी श्रमिकों और किसानों को मिलेगा। एक चीज और मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपसे समझना चाहता हूं कि जब हम जूट की बात कर रहे होते हैं तो जूट के जो कारीगर हैं वो चाहे दरी बना रहे हो चाहे बैग बना रहे हो, क्या आपको लगता है कि समय समय पर इन्हें भी प्रशिक्षण देने की जरूरत है ताकि वो आधुनिकता के साथ अपने काम को और आगे बढ़ा सके? बिल्कुल, क्योंकि इसी के तहत आज पश्चिम बंगाल में आज जो वस्त्र मंत्री हैं स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल के किसानों के प्रशिक्षण की भी शुरुआत की है, क्योंकि अगर हम उन्हें अच्छे तरह से प्रशिक्षण देंगे कि किस प्रकार खराब बीज की बजाय प्रमाणित या सर्टिफाइड बीज का उपयोग करना है और कैसे इससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, उत्पादकता बढ़ाने में या उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी, तो अगर उनको बेहतर तरीके से ट्रेनिंग दी जाए तो निश्चित तौर पर इससे उनकी खेती में मदद मिलेगी। और यही वजह है कि आज पश्चिम बंगाल के किसानों की मदद करने के लिए सरकार ने उनके ट्रेनिंग की भी शुरुआत की है। तो आज जहां प्रमाणित जूट बीज की बिक्री का शुभारंभ किया गया सरकार की ओर से, वहीं बंगाल के किसानों की ट्रेनिंग के लिए भी प्रशिक्षण कार्यशालाओं का भी शुभारंभ किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया निशांत इस सभी जानकारी के लिए। तो जूट उत्पादन में भारत देश अग्रणी है, लेकिन एक समस्या जो नकली बीज की थी वो अब दूर हो रही है और सरकार लगातार इस पर नकेल कस रही है। जूट के नकली बीजों के कारोबार पर नकेल लगाने के लिए भारतीय पटसन निगम ने नकली बीजों के कारोबार पर नकेल के लिए भारतीय पटसन निगम ने राष्ट्रीय बीज निगम के साथ एक करार किया है ताकि किसानों को जो अच्छे और प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जा सके। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी और केंद्रीय कृषि नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में दोनों संगठनों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर पहले से ही किए जा चुके हैं। JCI 10,000 क्विंटल जूट के JRO 204 किस्म के प्रमाणित बीज किसानों के बीच बांटेगा। जो ये प्रमाणित बीज हैं, इससे पहले बिक्री के लिए JCI द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम से प्रमाणित बीज खरीदे जाएंगे और उनको किसानों तक पहुंचाया जाएगा ताकि उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ सके। इससे लगभग 5 से 6 लाख किसान परिवारों को सीधे तौर पर फायदा होगा, क्योंकि उनकी उत्पादन जो शक्ति है वो बढ़ेगी। नकली बीज के बाजार में भारी कमी आएगी और भारतीय पटसन निगम के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये जो प्रमाणित बीज है ये किसानों तक पहुंचाएंगे। अच्छी क्वालिटी के बीज होगा तो जूट की पैदावार में बढ़ोतरी होगी। जब पैदावार अच्छी होगी तो निश्चित ही किसानों की आमदनी बढ़ेगी, जैसा कि लक्ष्य है 2022 तक। फरवरी में घोषित राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन में जूट और जूट वस्त्र उत्पादों के लिए एक विशेष प्रावधान भी कर दिया गया है कि उन्हें प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि घरेलू बाजार के लिए जूट की जरूरत की पूर्ति करने के साथ साथ इसके उत्पादों के निर्यात को भी बढ़ावा दिया जाएगा। जूट या पटसन रेशे से बोरा, दरी, तंबू, तिरपाल, टाट, रस्सी, कपड़ा और कागज बनाने का काम आता है, यानी कि अलग अलग उत्पाद बनाए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जूट भारत में ही पैदा होता है, उसके बाद बांग्लादेश और फिर चीन का नंबर
आता है। इसके साथ साथ भारत में विश्व के कुल लगभग 60% जूट का उत्पादन किया जाता है। देश भर में लगभग 40 लाख किसान आजीविका के लिए जूट पर निर्भर हैं। जूट की अगर हम कैप्सुलैरिस और ओल्टोरियस अच्छी किस्में मानी जाती हैं, और इसमें अगर किस्मों की बात करें तो कैप्सुलैरिस की पैदावार प्रति एकड़ 10-15 मन प्रति हेक्टेयर होती है। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की नवापुर में एक बार फिर से बर्ड फ्लू को लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। एहतियात के तौर पर महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में एक्सपर्ट की टीम नवापुर पहुंची है ताकि पहले से ही रोकथाम किया जा सके और लोग जो हैं वो किसी भी तरह से परेशानी उनकी कम की जा सके, वो परेशान ना हो। और इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं सचिन प्रताप सिंह जी हैं, जो कि महाराष्ट्र के पशुपालन विभाग में आयुक्त हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत किसान समाचार से आपका बात करने के लिए। मेरा सर सबसे पहला सवाल है कि जो टीमें अलग अलग जिलों से नवापुर पहुंच रही हैं, कैसे रोकथाम कर रही हैं? अगर आपको बताएं तो ये 7 फरवरी में जब हमें ये पता चला कि नवापुर में बर्ड फ्लू के कंफर्म हुआ है जी, तो नासिक डिवीजन के नासिक डिस्ट्रिक्ट, जलगांव डिस्ट्रिक्ट, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट और धुले डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पे तकरीबन 70 रैपिड रिस्पांस टीम जो होती है, जो त्वरित कार्रवाई टीम हिंदी में बताएंगे, तो वो लोगों को वहाँ पे बुलाया गया। मैं खुद भी 8 तारीख को तुरंत अपने ज्वाइंट कमिश्नर जो इसके एक्सपर्ट हैं उनके साथ नवापुर मैंने 2 दिन हाल्ट करी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और बाकी लोगों के साथ वहाँ पे तुरंत 1 किलोमीटर इंफेक्टेड जोन बनाया गया। जो पोल्ट्री जिस भी पोल्ट्री फार्म में पॉजिटिव आया था H5N8, तो और उसके 10 किलोमीटर में सर्विलेंस जोन करके वहाँ पे 21 आज की डेट में है कि 8 तारीख से लेके आज तक वहाँ पे 21 पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू कंफर्म हुआ है और उसमें उन लोगों की तकरीबन 5,78,000 जी जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं, लेयर बर्ड्स, उनकी कलिंग कर चुके हैं हम, और 25 लाख अंडे जो उस एरिया में थे इंफेक्टेड जोन में 2 किलोमीटर, उनको नष्ट करा गया है। और वहाँ पे अभी पूरी सैनिटाइज करने की पूरी एरिया को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया चालू है। सर, आसपास के लोग पैनिक ना हो इसके लिए क्या कुछ एडवाइजरी, कुछ उन लोगों को सलाह दी जा रही है कि कैसे वो बचाव करें, क्या सावधानियां बरतें? हाँ, मतलब लोगों को तो मैं यही बताना चाहूंगा कि बर्ड फ्लू पहली बार महाराष्ट्र में 2006 में आया हुआ था और 2006 के बाद आज तक भारत के किसी भी व्यक्ति को बर्ड फ्लू पॉजिटिव नहीं फैला हुआ है। इंसानों में बर्ड फ्लू बहुत ही मुश्किल से, मतलब इट इज वेरी रेयर केसेस, और भारत में अभी 15 साल में नहीं रहा है, तो लोगों को कोई भी भयभीत होने का कारण नहीं है। लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए। हाफ बॉइल्ड एग या हाफ कुक्ड आमलेट ना खाएं। इस समय फुल्ली कुक्ड मीट, चिकन के जो प्रोडक्ट्स हैं या फुल्ली बॉइल्ड एग का कंजम्पशन करें, क्योंकि ये जो वायरस है बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत ही अस्थायी है। अगर हिंदी में बताएं, वो अगर 70 डिग्री में 3 सेकंड भी रहेगा ना तो वो तुरंत खत्म हो जाता है। तो लोगों को बिल्कुल ही चिंतित होने का कोई कारण नहीं है। लोकलाइज फिनोमेना है। अभी तक महाराष्ट्र के जिन लोकेशन पे भी आया है वहाँ पे हम लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री और जिला प्रशासन के लोगों ने प्रोएक्टिवली वहीं पे कंटेन करने की कोशिश करी है और उन लोकेशन पे हुआ है। तो नॉर्मल जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं उनको केवल बायो सिक्योरिटी मेजर्स कुछ है जिसका हर जिले में मार्गदर्शन हो रहा है, उसको वो लोग जरूर करें। सर, मैं एक आखिरी सवाल और आपसे जानना चाहता हूं कि जो पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले किसान हैं उनको क्या सलाह दी जा रही है और उनका जो नुकसान होगा क्या किसी योजना के माध्यम से उनकी भरपाई की जाएगी? हाँ, निश्चित। अगर सपोज करिए 1 किलोमीटर इंफेक्टेड जोन में अगर कोई पोल्ट्री फार्मर किसान आता है तो उसका जो भी हमें फोर्स्ड कलिंग करनी पड़ती है उसके लिए गवर्नमेंट जो है लेयर बर्ड्स है तो 70 रुपीज पर बर्ड, और अगर ब्रॉयलर चिकन है तो 60 रुपीज पर बर्ड कंपनसेशन देती है। 70 एंड 90 रुपीज कंपनसेशन देती है जी। तो लेकिन नॉर्मली ज्यादातर बहुत ही कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ही, जैसे पूरे महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो केवल 52 लोकेशन पे ही इस तरह की चीजें आई हैं। तो बाकी लोगों को इसके बारे में कोई भी चिंतित होने का कोई कारण नहीं है। जैसे ही बर्ड फ्लू एक बहुत ही लोकलाइज्ड फेनोमेना है, एक जगह पे आया उसको कंटेन किया, है ना। अभी माइग्रेटरी बर्ड्स के रिटर्न का टाइम भी आ गया है,
सो माइग्रेटरी बर्ड्स और क्रो की जो मॉर्टेलिटी थी वो पिछले 1 महीने में कंटिन्यूस गिरती कम हो रही है। सो हम ये मान सकते हैं कि नेक्स्ट 15 दिन के अंदर इसका कोई भी है ना केसेस काफी कम हो जाएंगे या निगोशिएबल हो जाएंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ये थे महाराष्ट्र के पशुपालन विभाग के आयुक्त सचिन सिंह जो बता रहे थे कि लोग जागरूक रहें, सचेत हैं और जो किसान है वो भी परेशान न हो। सरकार की तरफ से कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो जहां पर उनकी भरपाई की जाएगी। और अब हम बात करेंगे खरीफ विपणन सत्र में खरीद जो सुचारू रूप से की जा रही है, अलग अलग राज्यों में की जा रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक आंकड़ा जारी किया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा, धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद की तुलना में 15.71% की बढ़ोतरी दर्शाई गई है, बढ़ोतरी हुई है। खरीफ विपणन सत्र के लिए खरीद सुचारू रूप से जारी है, अलग अलग राज्यों में जारी की जा रही है खरीदी और एमएसपी पर खरीदी की जा रही है। अब तक 639.74 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी किसानों से की गई खरीफ सीजन में। इसमें अकेले हम पंजाब की हिस्सेदारी की बात करें तो 202.82 लाख मीट्रिक टन है। पंजाब में कुल धान की खरीद का 31.70% है। दलहन और तिलहन की खरीद से लगभग 1,67,618 किसानों को सीधे तौर पर लाभ हुआ है। 18,91,010 किसानों से लगभग 26,646.20 करोड़ रुपए मूल्य की कुल 91,36,141 कपास की जो गांठें हैं वो खरीदी गई और समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदी जा रही हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने ये जो आंकड़े जारी किए हैं ये देश भर में अलग अलग राज्यों से धान की खरीदी के हैं। और हम बात करेंगे अब उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आज वर्चुअल तरीके से अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र तथा निर्बल आय के परिवारों के मेधावी बच्चों को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कराई जाएगी। शुरुआत में यह योजना मंडल मुख्यालय में कमिश्नर की देखरेख में संचालित होगी। इसके बाद जनपद स्तर पर भी संचालन होगा। अब तक इस योजना के लिए 25,000 छात्र छात्राएं पंजीकरण करा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना के शुभारंभ के मौके पर इस योजना के लाभार्थियों से भी बातचीत की। और अब देखते हैं इस मौसम में किसान कैसे करें शिमला मिर्च की खेती। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। और भारत जो है चावल निर्यात क्षमता को बढ़ावा दे रहा है ताकि जो किसान हैं उनकी आमदनी को बढ़ाया जा सके। इसके लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय काकीनाडा के गहरे समुद्री बंदरगाह से चावल की खेप को हरी झंडी दिखाई गई है। इसका सीधा फायदा कहीं न कहीं किसानों को मिलेगा। भारत की चावल निर्यात क्षमता को अब बड़ा प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे जो चावल की खेती करने वाले किसान हैं उनको सीधे तौर पर लाभ होगा। काकीनाडा के गहरे पानी के बंदरगाह से चावल की खेप को रवाना किया गया है जो अलग अलग बंदरगाहों पर पहुंचेगा। बंदरगाहों पर जहाजों की भीड़भाड़ के चलते आंध्र प्रदेश सरकार ने चावल के निर्यात के लिए काकीनाडा के गहरे पानी के बंदरगाह के उपयोग को स्वीकृति दे दी थी। चावल के निर्यात का पंजीकरण और प्रबंधन करने वाले एपीडा ने आंध्र प्रदेश सरकार से आग्रह किया था कि ये जो
इसके साथ साथ निर्यातकों को काकीनाडा के गहरे पानी के बंदरगाह का उपयोग करने दिया जाए, ये जो परमिशन थी, जो अनुमति थी, इसके लिए आग्रह किया था। भारत के चावल निर्यात क्षमता को बढ़ाने में अब मदद करेगा और इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनके आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। काकीनाडा के निकटवर्ती बंदरगाहों पर जहाजों की भीड़ की समस्या को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि जो आसपास के दूसरे बंदरगाह हैं उसको भी इनसे जोड़ा जाएगा। भारत से चावल की मांग में चालू वित्त वर्ष 2020-21 में तेज वृद्धि देखी गई थी, यानी कि बढ़ोतरी देखी गई थी। 2020-21 की पहली तीनों तिमाही में चावल, गेहूं और मोटे अनाज के निर्यात में उल्लेखनीय प्रगति हुई थी और इसी के चलते यह फैसला किया गया है। अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान कुल 49,832 करोड़ रुपए का अनाज निर्यात किया गया था, जिसमें चावल की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। पिछले साल की इसी अवधि में कुल 32,591 करोड़ रुपए का अनाज निर्यात हुआ था, यानी कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इसमें इस वर्ष ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल दिसंबर 2020 के दौरान बासमती चावल का निर्यात 22,038 करोड़ रुपए 2,947 टन था। इसके साथ साथ चावल निर्यात वृद्धि के पीछे एक प्रमुख कारण कोविड-19 महामारी के दौरान कई अफ्रीकी और एशियाई देशों से मांग में वृद्धि भी थी। कई देश चावल का भंडारण करना चाहते थे ताकि आपात स्थिति के दौरान उसका उपयोग किया जा सके। इसके साथ साथ भारत के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक थाईलैंड है, यानी कि भारत सबसे बड़ा निर्यातक देश है। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के बालाघाट में चिचगांव नाम के गांव में कुछ आदिवासी महिलाओं ने मिलकर एक राइस मिल का संचालन शुरू किया है। लॉकडाउन के पहले आदिवासी महिलाएं इस मिल में मजदूरी करती थी, पर आज वहां की वो मालिक बनी है। पेश है खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के चिचगांव की एक राइस मिल में दिहाड़ी पर काम करने वाली आदिवासी महिलाओं की जब कोरोना महामारी के चलते आय प्रभावित हुई तो वे निराश नहीं हुई। इन महिलाओं में से एक मीना रहंगडाले ने सभी महिलाओं को जोड़कर एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया। मेरा नाम मीना रहंगडाले है। मैं ग्राम चिचगांव से हूँ और योग्यता स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। कुछ पैसे हमें मिला, उससे हमने उसकी सहयोग की राशि के साथ हमने कहीं से कर्ज लेके बड़ी मिल लगाने की सोचे कि राशि संगठन की सहायता से मिली। आजीविका मिशन की मदद से इस स्वयं सहायता समूह ने उसी राइस मिल को खरीदा जिसमें ये महिलाएं काम कर रही थीं। आज न सिर्फ ये महिलाएं अपनी राइस मिल चला रही हैं, बल्कि इस अवधि के भीतर लगभग 3 लाख रुपए का लाभ भी कमा चुकी हैं। मेरा नाम वर्षा रहंगडाले है। मैं ग्राम चिचगांव की रहने वाली हूँ। मेरे ग्राम समूह का नाम है योग्यता आजीविका स्व सहायता समूह। महिलाओं की बहुत बड़ी शक्ति है यहाँ, युवा शक्ति है, और हमारे द्वारा दूसरे समूह को भी इससे प्रेरित होता है कि वो भी कुछ काम करें, रोजगार करें। कोरोना के समय में पूरी इकाइयाँ जो है वो बंद हो गई। ऐसी स्थितियों में समूह की दीदियों ने निर्णय लिया कि जो आजीविका मिशन के माध्यम से प्राप्त ग्रांट की राशि के अतिरिक्त उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड और अपनी स्वतः की राशि को एकत्रित किया और इसके पश्चात में उन्होंने जो है राइस मिल, जो इकाई की कीमत है वो 10 लाख रुपए के आसपास है, वो इकाई उन्होंने ले ली, खरीदी कर ली है उस इकाई की, और आज उस इकाई के माध्यम से औसतन 20 से 25 हजार रुपये प्रति माह उस समूह को राशि जो है लाभ की प्राप्त हो रही है। मीना रहंगडाले ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज उनकी खुशी दोगुनी हो गई जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उनकी कहानी साझा की। मीना मुश्किलों को चुनौती में बदलकर न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि अपने जैसी अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भरता की राह दिखाई है। बालाघाट से ब्यूरो इनपुट्स के साथ पूजा पी वर्धन, दूरदर्शन समाचार, भोपाल। और अब बात करेंगे ग्राम पंचायतों पर बीज प्रसंस्करण और बीज भंडारण को विस्तार देने के लिए। इसके लिए कई स्कीम्स, कई योजनाओं के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जा रहा है। बीज और पौधरोपण सामग्री पर उप मिशन किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों को उत्पादन और आपूर्ति की जा रही। ग्राम पंचायत स्तर पर 500 मीट्रिक टन क्षमता की बीज प्रसंस्करण सह भंडारण गोदाम इकाइयों की स्थापना के लिए राज्यों को वित्तीय सहयोग भी लगातार उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि किसानों को लाभ हो। स्थानीय स्तर पर दालों, तिलहन, चारा और हरित खाद के बीजों के उत्पादन व ग्राम स्तर पर आवश्यक प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिए किसानों को एक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग बीज ग्राम कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को बढ़ा रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर बीज प्रसंस्करण सह बीज भंडार गोदामों की स्थापना भी की जा रही है। राष्ट्रीय बीज रिजर्व निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन को प्रोत्साहन और गुणवत्ता नियंत्रण अवसंरचना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण का भी प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ बीज ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत 4.29 लाख बीज ग्राम तैयार किए गए हैं। 170.86 लाख किसानों को रियायती दरों पर 38.01 लाख क्विंटल जड़ प्रमाणित बीज वितरित किए जा
चुके हैं। जो प्रमाणित बीज है किसानों तक पहुंच रहे हैं। किसानों को स्थानीय स्तर पर दालों, तिलहन, चारा और हरित खाद फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। गांव के लिए जरूरी प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिए 2.61 लाख किसानों को सब्सिडी दरों पर 1.05 लाख क्विंटल जड़ प्रमाणित बीज वितरित किए गए हैं, किसानों तक पहुंचा दिए गए हैं। ग्रामीण स्तर पर 500 MT क्षमता वाली 517 बीज प्रसंस्करण सह भंडारण गोदाम इकाइयों की भी स्थापना की गई है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें स्थानीय स्तर पर जरूरी फसल विविधता बीज उपलब्ध कराने के लिए भी वित्तीय समर्थन दिया जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में सस्ते मूल्य पर 10.37 लाख क्विंटल बीजों की आपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय बीज रिजर्व के अंतर्गत किसानों की जरूरतें पूरी करने के उद्देश्य से अल्प और मध्यम फसल प्रजातियों के लिए 17.01 लाख क्विंटल बीज भी रखे गए हैं। देश में कुपोषण के उन्मूलन के क्रम में विभिन्न फसलों की 71 जैव सक्षम प्रजातियां विकसित की गई हैं। देश में किसानों को बीजों की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से बहुलीकरण के लिए राज्यों को जैव सक्षम प्रजातियों के प्रजनक बीज आवंटित किए गए हैं। और किसान समाचार में आज बस इतना ही। नमस्कार।